हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? स्वागत करता हूँ आप सभी का अभ्युदय क्लासेस में। आज हम लोग ग्रामर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक सीखने वाले हैं, आर्टिकल। वैसे आर्टिकल को लेकर के काफ़ी ज़्यादा मिथ भी हैं लोगों के दिमाग में। बहुत बार लोगों को ये भी नहीं पता होता कि कैसे यूज़ करना है। आपको याद है आपका स्कूल का टाइम? मुझे तो एटलीस्ट याद है, जब हमारे सामने क्वेश्चन आते थे तो हम अपने हिसाब से लगा देते थे। अच्छा, द कर दिया, अ कर दिया, एन ये भी कुछ होता होगा, है ना? लेकिन ऐसा है नहीं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जब हम बात करते हैं तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब ये कैसे काम करते हैं, ये क्या है, इन सब को समझते हैं। लेकिन उसके पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देना चाहता हूँ। ध्यान से देखिएगा। मैंने एक सेंटेंस बोला, मैंने बोला हरीश saw a boy. First, हरीश saw handsome boys. वे मीनिंग को समझिएगा, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और एक सेंटेंस देखते हैं। She found the book. एक और देखते हैं। शिवानी found nice books. देखिए, बहुत ध्यान से समझना, कुछ टफ नहीं है, बस समझने वाली बात है। मैं आपको बेसिक्स पे लेके चलता हूँ। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे हैं तो मैंने कुछ बातें बताई, जैसे मैंने बोला है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एक तो फंडा ये होता है ना? थोड़ा बहुत मैंने आपको नाउन के बारे में बताया है कि नाउन एज ए सब्जेक्ट काम करता है और एज एन ऑब्जेक्ट काम करता है। अच्छा जी, एक बात और बताई मैंने आपको एडजेक्टिव्स के बारे में। जो एडजेक्टिव्स होते हैं ये नाउन को क्वालिफाई करते हैं। देखो, बात को जोड़ते हुए चलूंगा, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है? ये कुछ बातें बताई हैं, मैं हमेशा बोलता रहता हूँ, बिकॉज whenever it comes to learning, make sure you have some certain points to memorize because it helps. अब जैसे यहाँ पे लिखा है हरी सॉ अ बॉय। सर जी, आपको पता है कि ये तो नाउन है, ये आपकी वर्ब हो गई। अब इसे मेन वर्ब बोल दो, ठीक है? ये आपका नाउन है और ये आपका आर्टिकल। आर्टिकल नाउन के लिए आता है, ये बात याद रखिएगा। आर्टिकल किसके लिए आता है? सिर्फ और सिर्फ नाउन के लिए आता है। ये बात भी हो गई, जोड़ते जाइएगा, समझिएगा इस बात को। फिर मैंने बात की थी हरीश, फिर मैंने बोला सो हैंडसम बॉयज। बात समझिए, ये वाली कॉन्सेप्ट यहाँ लग गई, लगी। बॉयज हैंडसम, तो मतलब ये वाला पार्ट आपका एडजेक्टिव हो गया और ये आपका नाउन हो गया। अच्छा, एडजेक्टिव्स पहचानने के लिए एक चीज और होती है, कैसा, वो भी यहाँ पे मिल जाएगा। और देखते हैं। शी आपका प्रोनाउन है, फाउंड वर्ब है, द भी कुछ आर्टिकल होता है और बुक आपका नाउन है। अभी मैं आ रहा हूँ धीरे धीरे कॉन्सेप्ट, बस समझते जाओ कहाँ पे मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ। शिवानी फाउंड नाइस बुक्स, ये भी पता चल गया कि ये आपका नाउन है और ये वाला पार्ट आपका एडजेक्टिव। कुछ के दिमाग में आ रहा होगा कि कहना क्या चाहते हो, बता दो। अब मैं आपको मुद्दे की बात समझाता हूँ। देखिए सर, जब मैंने बात करी हैंडसम की, नाइस की, तो उसके बाद आपको नाउन था और आपने इसे तुरंत पहचान लिया। आपने ये पहचाना कि ये एडजेक्टिव्स हैं, मतलब आपको समय नहीं लगा होगा। अच्छा, लेकिन जब मैंने अ की बात करी, दा की बात करी, तो थोड़ी सी समस्या आ जाती है।
जो इनका प्लेसमेंट है वैसा ही प्लेसमेंट इनका भी है। ध्यान दीजिए, आर्टिकल भी नाउन के लिए आते हैं, एडजेक्टिव्स भी नाउन के लिए आते हैं। बिल्कुल सही बात है। ओके, तो फिर समस्या कहाँ है? समस्या ये है कि सर आर्टिकल्स को भी एडजेक्टिव्स बोला जा सकता है। बोला जा सकता है कि नहीं? समझाता हूँ, रुको। काफी बार आपने बात सुनी भी होगी, इसको थोड़ा और अच्छे से समझ लो, ध्यान से देखना। अब मैं इसको ना पूरा अकेला कर देता हूँ। अब आपके सामने कुछ जो वर्ड्स लिखे हैं वो लिखा है ए, हैंडसम, द, नाइस। अब एक बात को समझिएगा, आप किसी को बोल दें हैंडसम, वो समझ जाएगा, तो कुछ ना कुछ आइडिया लग जाएगा कि किसी की फिजिकल ब्यूटी पे आप बात कर रहे हो, है ना। आप बोल दो नाइस, तो भी समझ जाएगा। मान लो आप डिनर कर रहे हो, आप बोल दो नाइस, तो उसे लग जाएगा कि हाँ डिनर की बात हो रही है। अब आप किसी को बोल दो ए एन द, तो क्या पागल है क्या? बात समझ आ रही है? कुछ नहीं समझ आ रही? अब आ जाएगी। देखो, जब बात होती है एडजेक्टिव्स की, ये बात तो हमें पता है कि एडजेक्टिव नाउन के लिए आते हैं, नाउन को क्वालिफाई करते हैं, बचपन से सुन के आ रहे हैं। लेकिन एडजेक्टिव के साथ एक और चीज है कि इनका एक इंडिपेंडेंट मीनिंग होता है। क्या होता है? इंडिपेंडेंट मीनिंग होता है। लेकिन ये चीज आर्टिकल के साथ अप्लाई नहीं होती है। तो जब मैं बात करता हूं आर्टिकल की, ठीक है, तो इनका अपना एक इंडिपेंडेंट मीनिंग नहीं होता। ये मैंने ऊपर लिख दिया, इसका मतलब इनका इंडिपेंडेंट मीनिंग नहीं होता। ओके, तो ये क्या होते हैं सर? ये होते हैं आपके वर्ड फिक्सेस, मतलब ये किसी वर्ड को फिक्स करते हैं। ए और एन लगाओगे तो नंबर पता चलेगा। सोचो, अगर मैं बोल देता हूं अ बॉय, इसका मतलब एक। ओके, और इसी वजह से इसको एक और नाम से जाना जाता है, हम जिसे कहते हैं डिटरमिनर्स। क्या बोलते हैं? डिटरमिनर्स। देखिए सर, ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो आर्टिकल को लेकर के काफी सारी भ्रांतियां आपकी दूर हो जाएंगी। ओके, तो बेसिकली एक्चुअली काफी बार स्टूडेंट्स ये बात टोक देते हैं कि सर एडजेक्टिव्स है उसकी भी पोजीशनिंग नाउन के जैसे, आर्टिकल की भी है, दोनों के दोनों नाउन के लिए आते हैं, तो फिर इनको हम एडजेक्टिव्स क्यों नहीं कहते? तो मैंने आपको पूरी बात समझा दी कि भैया ये भी उसी तरीके से काम करते हैं, बट इनका कोई इंडिविजुअल कह दो या इंडिपेंडेंट मीनिंग नहीं होता, इसलिए इनको वर्ड फिक्सेस या डिटरमिनर्स भी बोला जाता है। समझ आ गई बात? पोजीशनिंग के हिसाब से आप कह सकते हो, तो ये भी एडजेक्टिव के जैसे काम करते हैं। बात समझ आ गई? यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। चलिए अब हम आते हैं आगे। आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। आगे आते हैं। एडजेक्टिव्स के बारे में आपको पता चल गया कि एडजेक्टिव्स प्लस नाउन, ठीक है। लेकिन अब ये हमारा कंसर्न तो है नहीं, तो अब हमारा कंसर्न मेनली क्या है? आर्टिकल। जब आर्टिकल की बात कर ली तो इसके लिए एक बात याद रखिएगा, आर्टिकल्स के दो टाइप होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले एक होता है आपका डेफिनेट आर्टिकल, दूसरा होता है आपका इंडेफिनेट आर्टिकल। ओके, तो ये बात तो पता थी, अच्छी बात है। लेकिन अब इससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट जानते हैं। जब डेफिनेट आर्टिकल की बात करते हैं तो आपके लिए बनता है द। इंडेफिनेट आर्टिकल की बात करते हैं तो सर इंडेफिनेट आर्टिकल के दो टाइप बन जाते हैं। कौन कौन से बन जाते हैं इसको देख लेते हैं।
इंडेफिनिट आर्टिकल के दो टाइप कौन से बनते हैं? एक बनता है आपका ए, दूसरा बनता है आपका एन। यहाँ तक बात समझ में आ गई? ओके। आपने इस द को दो तरीके से सुना होगा, इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझने की भी कोशिश करिएगा। एक तो आपने इसको ऐसे देखा होगा और दूसरा आपने इसको ऐसे देखा होगा। इजंट इट? बोर्ड पे आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, एक द और दूसरा दी। कब दा बोलते हैं, कब दी बोलते हैं, कोई मुझे बता सकता है? देखिएगा फिर से, मूवी में लिख के नहीं आता एंड, आपने देखा होगा, है ना? देखा? अच्छा जी, अब यहीं से बात को थोड़ा सा जोड़ते हैं। आप बताइए ए ई आई ओ यू, ये 5 लेटर्स आपने देखे होंगे। एक वाउल होता है, कॉन्सोनेंट होता है, तो ये वाउल है। बस यहीं पे बात है सर, जहां पे आपको ये वाउल साउंड मिल जाए, क्या मिल जाए? वाउल साउंड मिल जाए, समझ जाइएगा कि यहाँ पे जो द लगेगा, मतलब मैं भी दा बोल रहा हूँ, और ये देखिए यहाँ पे ई। ओके, तो अगर कभी भी आपको वाउल साउंड मिल जाए, याद रखिएगा मैं साउंड की बात कर रहा हूँ। ओके, आप हमेशा दी बोलेंगे। इज दैट अंडरस्टूड? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? तो जब ये एक्चुअली रिटन में कभी नहीं आएगा, एग्जाम में कभी नहीं आएगा, लेकिन थोड़ी सी इंफॉर्मेशन के लिए जान लेना चाहिए। आगे आते हैं। जब मैं बात करता हूँ इंडेफिनिट आर्टिकल की, आपको पता है इंडेफिनिट आर्टिकल्स के 2 पार्ट बन गए। सबसे पहले तो इनका भी सीक्वेंस समझ लेते हैं। आपको पता है कि इनको मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया कि डिटर्मिनर्स कहते हैं। इनके साथ भी एक चीज़ है कि आप जब भी इंडेफिनिट आर्टिकल को यूज करेंगे तो आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर होगा। क्या सब्जेक्ट कहना सही होगा? मैंने क्यों लिखा? देखो भाई, बहुत बार होता है कि हम लोग रटी रटाई परिभाषा पे, डेफिनेशन पे चले जाते हैं, बट क्या वो पूरी तरीके से सही है? कहीं हम उसे लिमिट तो नहीं कर रहे पूरी तरीके से खुद को? सब्जेक्ट बोलना सही नहीं है। आप इसके लिए ये बोलिए कि भैया ये जो नाउन है, ये जो नाउन है, क्योंकि आर्टिकल स्टार्टिंग में भी आ सकता है, लास्ट में भी आ सकता है, तो ये जो नाउन वाला पार्ट है, ध्यान दीजिएगा, इस नाउन के लिए आता है, ये तो पता है, लेकिन ये जो नाउन है ये आपका सिंगुलर होना चाहिए। बात समझ में आ गई? क्या होनी चाहिए? सिंगुलर। तभी आप उसके लिए ए और एन को यूज करेंगे। इज दैट अंडरस्टूड? और कुछ मत कर देना कि ये प्लूरल है, क्यों नहीं करना, इस बात को भी समझ लीजिए ध्यान से। तो देखिए, जब भी ए और एन की बात करी जाएगी तो इसके 2 मीनिंग निकलते हैं, ध्यान से। एक वन, दूसरा एनी। एनी वाली कॉन्सेप्ट में अभी थोड़ी देर में समझाता हूँ। इस वन की कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए। सर वन जो है ये नंबर बताने का काम करेगा, बताने का काम करेगा कि नहीं? अगर ये वन नंबर बताने का काम कर रहा है तो वन का मतलब क्या होता है? आप सबको पता है कि वन का मतलब 1 होता है। तो भैया जब इस वन का मतलब 1 होता है तो ये एक ही नाउन के लिए तो आएगा, 4 नाउन के लिए तो नहीं आएगा। देखिए ये बातें पता नहीं चलती, मेरी बात को समझना, ये बातें पता नहीं चलती। एग्जाम में क्वेश्चन लगा होगा, 2 से 3 4 लाइन का होगा और पता चलता है कि माइन्यूट सी मिस्टेक हो गई और क्वेश्चन गलत हो गया। तो ये गलतियां नहीं करनी। यहाँ तक बात पूरी समझ में आई हो तो लिखो, फिर मैं आगे की बात समझाता हूँ। प्लीज टेक योर टाइम।
उम्मीद करता हूँ लिख लिया होगा। चलिए आगे आते हैं। देखिए आर्टिकल के बारे में एक दो बातें हैं जो हमेशा याद होनी चाहिए, या मैं कह दूँ समझ भी लेनी चाहिए, जितनी जल्दी आप समझ जाए। आर्टिकल इम्पार्ट इफेक्टिवनेस टू द नाउन, ओके। और आप ये भी कह सकते हो कि जो आर्टिकल्स होते हैं नंबर को निश्चित करते हैं। डिटर्मिनेंट्स मैंने बताया आपको, तो नया नहीं बताया, थोड़ी देर पहले बताया तो उसको अलग लैंग्वेज में समझाया है। खैर ये बात तो हमारी हो गई, लेकिन क्या आर्टिकल्स को हम लोग कहीं भी यूज कर लेते हैं? नहीं सर। एक बात याद रखिएगा, आर्टिकल को भी कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से यूज किया जाता है। ऐसी बहुत जगह होता है जहां हमें लगता है कि मैं आर्टिकल यूज कर लेना चाहिए, पर उसकी जरूरत होती नहीं। याद दीजिएगा इस बात में, तो बहुत जगह होता है। खैर मैं भी आपको थोड़ी थोड़ी सी कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ, इन कॉन्सेप्ट पर थोड़ा सा फोकस करिएगा। जैसे कि हमने बात किया इंडेफिनिट आर्टिकल, है ना। अब जैसे मैं बात कर रहा हूँ इंडेफिनिट आर्टिकल की, तो भैया इंडेफिनिट आर्टिकल क्या होता है? तो हमें ये बात तो पता चल गई, इंडेफिनिट आर्टिकल होता है आपका ए और एन। अब इनको यूज कैसे करते हैं? सबसे पहले तो इनके जो फिक्स मीनिंग है ये जान लो कि भैया ए का मतलब एक होता है। चलो मैं हिंदी में लिख करके लिख देता हूँ। इसका मतलब वन होता है, फिर इसका मतलब एन ही होता है, इसका मतलब भी वन होता है और इसका मतलब एन ही होता है। पहली बात तो यहाँ तक की बात है आपको समझ में आनी चाहिए कि इन दोनों का मतलब वन और एन दोनों के हिसाब से इसको यूज किया जाता है। अब और क्या बात है देखिएगा, तो जैसे ही हमने बात करी ए की और एन की, हिंदी के हिसाब से भी समझाता हूँ, इंग्लिश के हिसाब से भी समझाता हूँ। अगर आपका आ से ज्ञा तक की पूरी वर्णमाला लूं, आ से ज्ञा तक की पूरी वर्णमाला लूं, तो याद रखिएगा कि आपका आ से लेके अगर आहा तक साउंड आता है, मैं फिर से बोल रहा हूं साउंड आता है। बाकी शब्दों आपको इतना तो आता होगा, छोटा आ बड़ा आ, छोटी ई बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ए ऐ ओ आहा का खा ग घ, ठीक है। तो इस पे यही बात अगर ए पे आती है, तो ए पे आपको क्या करना है? ए पे आपको का से लेके ज्ञा तक का साउंड आना चाहिए। मैं इसके लिए बोर्ड पे लिख भी देता हूं आप लोगों के लिए, क्या कहना चाहिए? साउंड। अब कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा सर ये तो आपने इंग्लिश में हिंदी वाली बात बता दी, अब क्या इसमें अभी वो कॉन्सोनेंट एंड वाउल खत्म हो गया क्या? नहीं, वो खत्म नहीं हुआ है, मैं उस पे भी आया, समझिएगा फिर से। तो मैंने एक बात बोली आपसे कि अगर आपको ए यूज करना है तो आप का से ज्ञा तक के साउंड को यूज करिए। अगर आपको एन सुनना है या पानी देखना है तो आप क्या आ से आहा तक के साउंड को यूज करिए। ये बात तो हो गई यहाँ तक। आप इसको और भी तरीके से बोल सकते हैं। आप चाहें ये जो साउंड है या जो मैंने इसकी बात करी, आप आराम से इसे बोलिए वाउल साउंड। क्या? वाउल साउंड। और यहाँ पे जो बात करी आप इसको भी आराम से बोल सकते हैं कॉन्सोनेंट। क्या? साथ बोलिए मेरे, कॉन्सोनेंट। ओके। अब ये वाउल एंड कॉन्सोनेंट क्या होते हैं इनको भी देख लेते हैं। देखो यार एक एक पॉइंट पे काम करेंगे, ठीक है, हवा भाई नहीं, एक एक पॉइंट पे काम करेंगे। तो जब कॉन्सोनेंट की बात करी हमने, तो कॉन्सोनेंट आपके क्या हो जाएंगे भैया? सीधी सी बात है कि आपका ए ई आई ओ और यू ये आपके वॉल साउंड हो गए। देखो आप इनको वॉल्स भी बोलते हो, बट मैं साउंड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बोलने के हिसाब से आर्टिकल्स को यूज किया जाता है, ऐसा नहीं होता कहीं पे भी, इसलिए मैं साउंड वर्ड बार बार यूज कर रहा हूँ। बाकी के क्या हो जाएंगे? जैसे मान लो आपने बोला बी
आपने बोला सी, आपने बोला डी, एफ, तो करते 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 जो भी आ जाए वही आपका हो गया। इज दैट अंडरस्टूड? बात समझ में आ गई? तो आ जाए तो का से क्या तक साउंड कॉन्सोनेंट बी सी डी एक्सेट्रा, और एन का आ से क्या कि वर्णमाला में आ से आ तक लेना है। याद रखिएगा ये दोनों के लिए है, जो मैंने आ से क्या बोला कि इसके लिए भी है और इसके लिए, तो इसलिए मैंने इसमें यहाँ पे लिख दिया। खैर साउंड होते हैं, अब साउंड कैसे, अगर इंग्लिश के हिसाब से बात कर लें तो आपका वाउल साउंड हो जाएगा, और वाउल साउंड में ए ई आई ओ यू हो जाता है। ओके, उसके बाद अगर बात करें हम यहाँ पे तो ये आपका हो गया बी सी डी एफ। कितनी सी बात थी, अब इनको लिखो या आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। उसके बाद हम लोग कुछ और चीज़ें सीखते हैं एग्जाम्पल्स के साथ। प्लीज टेक योर टाइम। चलिए आगे आते हैं, कुछ और चीज़ों को डिस्कस करते हैं। मैं को सफिशिएंट टाइम तो देता हूँ ना लिखने के लिए, तो ठीक है, क्योंकि ये भी जरूरी है कि आप चीज़ें टाइम पे लिखें। देखिए सर कुछ चीज़ें, देखिए आपके सामने मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं। अब आप सोचिए या इसमें कहाँ पे ए आएगा और कहाँ पे एन आएगा, प्लीज। प्लीज टेक योर टाइम। आप बताइए जल्दी से, फिर हम लोग आगे देखते हैं। चलिए देख लेते हैं जल्दी से। आप नोटिस करिए मैंने आपको जो बातें बोली, मैंने बोला सिंगुलर होगा, देखा तो बॉय, गर्ल, टीचर, बाइक, पेन, बुक, चाइल्ड और फ्रिज, सब के सब सिंगुलर है। ओके, कुछ और बातें। अब आर्टिकल लगाने की बात आ जाती है। अब ए आएगा या एन आएगा तो हमें याद है कि अगर ए यूज करना है तो का से लेके क्या तक और कॉन्सोनेंट, इन्हीं दोनों के साउंड को देखना है, चाहे हिंदी में देखो या इंग्लिश में देखो। और एन के लिए अ से कहा या वाउल साउंड। ठीक है सर, ध्यान से देख रहे हैं। मैंने बोला बॉय, बा, का से क्या आया, हाँ जी ए। अच्छा उस हिसाब से भी देखा जाए तो कॉन्सोनेंट साउंड में भी बा आता है ना, बी सी डी, कुछ याद आ रहा है? जोड़ते हुए चलो, देखो किसी को जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। गर्ल पे बात करो, ग कहाँ से आया, का से क्या आया, ओके, और कॉन्सोनेंट साउंड में आया, ठीक है। टीचर की बात करते हैं तो सर जैसे ही हमने टीचर की बात करी, ओके, टीचर की बात हो गई, टा, का से क्या, ओके, और उसके बाद कॉन्सोनेंट साउंड दोनों हिंदी इंग्लिश के हिसाब से ये लग गया। आगे आइए, फिर आगे आया बाइक, ओके, तो मैंने क्या किया, ए, क्यों, अभी बी यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, बात वही हो गई।
पेन, फिर से देखिए कहाँ से क्या आया, हो गया। अच्छा अब बुक, कहाँ से क्या हुआ, ठीक है सर। इसी तरीके से चाइल्ड, अच्छा ये चाइल्ड हुआ तो मैंने एक कर दिया। मान लो मैं इस चाइल्ड को बना देता चिल्ड्रन, सॉरी, अगर मैं इसे चिल्ड्रन बना दूंगा तो क्या ये सही होगा? जस्ट थिंक अबाउट इट, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि भैया ये जो चिल्ड्रन है अब ये बन जाएगा प्लूरल। क्या बन जाएगा? प्लूरल, इसलिए। और फिर यही बात अगर मैं फ्रिज पे कर दूं तो हो जाएगा आपका ए, ठीक है। ये कुछ बातें थी, आप एक काम करिए इन्हें लिखिए, फिर मैं आपको एन से भी रिलेटेड कुछ चीजें बताता हूँ, फिर धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे, प्लीज। चलिए आगे आते हैं। अब कुछ बात कर लेते हैं एन से रिलेटेड, है ना। जैसे ही हमने एन से रिलेटेड बात करी तो हमारे सामने आया एन, जैसे मालूम मैंने लिख दिया एलिफेंट, ओके। मैंने लिख दिया एप्पल, ओके। और एलिफेंट हो गया, एप्पल हो गया, अम्ब्रेला, ओके। सर जी अब आप मुझे एक चीज बताइए और सोचने की कोशिश करिए, साउंड क्या आ रहा है? तो जैसे ही हमने बात करी एलिफेंट की, ए ई ई वावल साउंड, आ से आ, ई छोटा ई बड़ा ई, क्या मिला? एन। एप्पल वावल साउंड, है ना, वावल साउंड, ओके। तो यहाँ पे हमने क्या रखना है, जब वावल साउंड आया तो हमने फिर इसको एन एप्पल, फिर आया अम्ब्रेला, अम्ब्रेला अ, बोलने की बात समझो, लिखा कैसे ये नहीं, वो तो आपको दिखेगा तो आप बोलोगे ए ई आई ओ यू, ये तो वाउल हो गया, नहीं सर। बोलना देखो, अम्ब्रेला, युम्ब्रेला, उम्ब्रेला तो नहीं बोलते ना, नहीं बोलते ना, बस इस बात को याद रखिएगा। तो ये अम्ब्रेला है, क्या बोलते हैं इसको? अम्ब्रेला। तो यहाँ पे भी एन हो जाएगा। इंग्लिश में एक बात याद रखिएगा आप सबके सब, यहाँ पे बोलने का बहुत बड़ा फर्क है। ऐसा नहीं होता कि आप अपने हिसाब से कुछ भी बोलते हैं, जो वर्ड जैसा बोला जाता है उसे वैसे ही बोलिए, क्योंकि इसका इम्पैक्ट बहुत लार्ज होता है। आप अगर वर्ड का प्रोनाउंसिएशन गलत करते हैं, मेक श्योर आप गलतियाँ कम कर दें, अदरवाइज एक समय आने के बाद आप जो पेपर देने बैठोगे वहाँ स्पेलिंग एरर्स आती हैं, गलतियाँ करोगे भाई, अगर बोलते गलत हो तो चांसेस बहुत ज़्यादा है कि लिखोगे भी गलत, ठीक है, ये याद रखिए। खैर, तो ये बात हो गई। अब इसके अलावा भी ना एक दो कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको भी देख लेते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं प्लीज, ये बहुत ज़्यादा नहीं है। अब आगे की बात, मैंने बोला एन ऑनरेबल पर्सन, एन ऑनेस्ट गर्ल, एन ऑनररी पोस्ट। तो देखिए सर, अब फिर से समझते हैं अच्छे से। अब एक होता है एच साउंड, ठीक है, इसे एच साउंड भी बोल देते हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं, सारे नहीं,
बट बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं यूजुअली आप उनके बगल में ओ देखोगे, ठीक है, यूजुअली। अब ऐसा तो है नहीं, ये जो हैन लिखा है तो इसको आप एन बोलना शुरू कर दो, ये तो संभव नहीं है। तो भैया यहाँ पे आप ए ही लगाओगे। कॉन्सेप्ट क्या है इस बात को समझो। ऐसा काफी बार देखा जाता है कि एच लगा हो वहां पे उसको ह ना बोल के अ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अ, ऐसा अ बोलते हैं। तो जब अ बोलते हैं तो इसके साथ जो आर्टिकल आता है उसका यूज बदल जाता है। स्टार्टिंग में स्टूडेंट्स जो मतलब नए न्यू कमर्स होते हैं वो यहाँ पे काफी गलतियां करते हैं। आपको नहीं करनी है, आपको बस इतनी सी बात याद रखनी है कि भैया एन ऑनरेबल होगा तो ये जो आर्टिकल है ये इसके हिसाब से आया है। एक बात याद रखिएगा, ये बात बिल्कुल सही है कि जो आर्टिकल है वो नाउन के लिए आता है, ये बात सही है। लेकिन एक बात ये भी सही है कि जो इसको यूज किया जाता है, जो उसका लिखा जाता है वो अपने से बाद वाले पर्सन के मतलब बाद वाले वर्ड के हिसाब से लिखा जाता है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ एन ऑनेस्ट गर्ल, तो देखा जाए तो ये आर्टिकल नाउन के लिए आया था, लेकिन ये बात इतनी नहीं है। इसको जो यूज किया जाएगा इस साउंड के हिसाब से यूज किया जाएगा। हाँ, इसका मतलब ये भी है फिक्सर्स है तो गर्ल को गर्ल्स नहीं बना देंगे, ये बात याद रखिएगा। साउंड का रोल काफी ज्यादा हो जाता है, बच्चे यहाँ पे काफी गलतियां कर देते हैं क्योंकि उनको ये पता होता है कि आर्टिकल नाउन के लिए यूज होता है बस, लेकिन साउंड का रोल होता है, इसीलिए मैं बार बार साउंड टर्म यूज कर रहा हूँ। इसके बाद देखिए आपका ऑनररी पोस्ट, तो यहाँ पे भी वही वाली बात आ गई। देखिए अगर देखेंगे तो आप ए लगा देंगे, बट वो गलती नहीं करिएगा, यहाँ पे इन बातों को याद रखें। चलिए अब कुछ और चीजें ऐसे सीखते हैं इसी से रिलेटेड। तो देखिए अब कुछ चीजें होंगी जिनमें साउंड का रोल फिर आएगा। जो आप इनके लेटर्स को देखोगे, ठीक है, तो आपको दिखेगा कुछ और आंसर आएगा कुछ और। मैं आपको थोड़ा थोड़ा समझाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है LLB स्टूडेंट। आप मुझे एक बात बताइए, मैं यहाँ पे एन यूज करूँ या ए यूज करूँ? इसी तरीके से मैंने MP लिखा तो मैं यहाँ एन लिखूँ या ए लिखूँ, और MLA लिखा एन और ए, और FIR के साथ तो मैंने एन लगा दिया है। तो थोड़ा सा आपको आइडिया लग सकता है यहाँ पे आएगा। चलो यहाँ पे भी बता दो अगर नहीं आइडिया लग रहा है। फिर से समझिएगा, बात जरूरी है, बोलने वाली बात है। मैं फिर लिख देता हूँ यहाँ पे, बोलने वाली बात है। तो जैसे मैंने बोला एन और ए, ठीक है। आप एक बात बताइए, जो LLB है इसको LLB तो नहीं बोलते, एल बोलते हैं ना, LAL ऐसा वाला एल। इनिशियल साउंड क्या आया? AEIOU, आ से आह। तो यहाँ पे मेरा क्या सही होना चाहिए बताइए? यहाँ पे मेरा एन सही होना चाहिए, ये गलत हो जाएगा। इसी तरीके से आया MP। आप बताइए, आप ऐसे लिखते हो कि आप ऐसे लिखते हो? आप बताओ कि आप ऐसे लिखते हो कि आप बोलते भी ऐसे? तो सीधी सी बात है, यहाँ पे भी ये वाला पार्ट सही होगा और ये वाला गलत हो जाएगा, मतलब यहाँ पे एन लगेगा। इसी तरीके से यहाँ पे आया MLA, एम, फिर देखिए AM, छी, तो यहाँ पे मेरा एन होगा और ये नहीं होगा। इसी तरीके से यहाँ पे भी आ जाते हैं FIR, तो आपने देखा कि F हो गया, और F हो गया तो मतलब यहाँ पे ये सही होगा और ए गलत होगा। एक बात तो ये हो जाती है। अब यहाँ से भी कुछ बच्चों के दिमाग में फितूर बैठ सकता है। वो फितूर कैसा बैठ जाएगा? वो फितूर ऐसा बैठ जाएगा कि वो कहेंगे सर एक बात नहीं समझ आई, आपने LMM दिखाया, इसको ऐसे लिखा जाता है। अगर मान लो MP को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोले तो तब क्या होगा? तब क्या होगा उसको भी देख लेते हैं। देखिए सर, ये एब्रीवेटिव फॉर्म्स है। आप अगर ऐसे लिखते हो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, या आप MLA को ऐसा लिखते हो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, अगर आप उसको ऐसे लिखते हो तो सर जी अब आप साउंड देखिए, यहाँ पे ये आ रहा है या मैं बोलूं मां आ रहा है ना, यहाँ पे M नहीं आ रहा है, फर्क है। अब इसे एम्बर नहीं बोलते, मेंबर बोलते हो।
इसी तरीके से अगर मैं FIR लिख रहा हूं और मैं क्या लिख देता हूं, इसकी फुल फॉर्म लिख देता हूं, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, तो देखिए यहाँ पे फा आया है, एफ नहीं आया है। फिर वही वाली बात आ गई, आ से आ और का से गया। देखो यार, मैं बार बार तुम लोगों को चीजें सिखा रहा हूँ, क्यों सिखा रहा हूँ, क्यों मैं बार बार वहां पे लेके जा रहा हूँ, इट्स ऑल अबाउट बेसिक्स। मैं मानता हूँ इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, एक बात समझ में आ गई कि इट्स ऑल अबाउट बेसिक्स। आप अगर ये सोचते हैं कि आप कुछ भी कर देंगे और कुछ भी हिसाब से आंसर हो जाएगा, सब एग्जामिनर बहुत इंटेलिजेंट होता है। और मेरी एक आदत है जो मैं हमेशा अपनी क्लासेस में करता हूँ, आपसे भी बोल रहा हूँ, देखो भाई, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जब बात आती है, क्या जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात आती है, आप अपने सबसे ज़्यादा टाइम बेसिक्स पे दीजिए। बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स की तो बात ही मत करो, उनको तो मतलब कि जड़ी बूटी मिल जाए, कोई जल्दी से सीख जाए, वो काम नहीं करना है। आपको समय देना है। आप समय एक बार दोगे, आपको बहुत समय बचेगा। अगर आप थोड़ा थोड़ा समय कि थोड़े समय में जल्दी सीख लूँ, इतना सीख लूँ, ये सीख लूँ, समय बहुत खराब होगा। समय खराब होगा, आप सीख भी नहीं पाएंगे। सीख नहीं पाएंगे तो आपका एग्ज़ाम की एज भी निकल जाएगी। इस तरह के नुकसान काफ़ी सारे हैं। और एक और बात, अपने आप से ये कहना छोड़ दो सब के सब कि भैया हमको इंग्लिश नहीं आती, सब आती है, प्यार से सीखो। तो मेरे पिछले 6-7 वीडियोस देखो, आज का आर्टिकल देखो, कोई कह दो तुम्हें समझ नहीं आया, इतने आराम से पढ़ा रहा हूँ, डिटेलिंग दे रहा हूँ, एक एक लेटर पे, वर्ड पे काम कर रहा हूँ, साउंड कर रहा हूँ, बोल के करा रहा हूँ। ये टॉपिक 10 मिनट में हो जाता है। हजारों वीडियोस पढ़े यूट्यूब पे जाकर के, जहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अरे 5 मिनट में आर्टिकल सीखे। अरे ऐसे कैसे सीखो भाई, इतनी बड़ी जॉब मिलने वाली है, डू यू रियली थिंक कोई चीज तुरंत हो जाएगी? नहीं होगी। इसलिए मेरी बातों को याद रखना, समय को समय देना पड़ता है। इसलिए यहाँ पे समय दीजिए, जब समय देंगे तो कुछ होगा, तो समय नहीं देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, कल भी परेशान थे, आगे भी परेशान रहेंगे। ठीक है, तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स थी, मैंने आपको बताई, इनको लिखिए। अब हम सीधे सीधे इंडेफिनिट आर्टिकल में आते हैं और उनकी रियल कॉन्सेप्ट्स को सीखते हैं। ये सारे बेसिक्स थे जो मैंने अभी तक आपको सिखाया। प्लीज टेक योर टाइम। आई गेस आपने लिख लिया होगा, काफी समय दे दिया मैंने आपको लिखने के लिए, इसलिए आगे आते हैं और उनकी कॉन्सेप्ट्स को सीखते हैं। जब जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, आई एम रीडिंग अ बुक। अब इस सेंटेंस को पढ़ो और एक आइडिया लो, क्या कोई चीज पहली बार मेंशन हो रही है क्या? ध्यान से पढ़ो, आई एम रीडिंग अ बुक। हो गया? चलो एक और देखते हैं। इसमें कुछ सिंगुलर प्लूरल दिख रहा है क्या? ध्यान से देखो फिर से, आई एम रीडिंग अ बुक, 12 इंचेस मेक अ फुट। कुछ और देखिए,
पक्का? आगे आते हैं। देखो मैं थोड़ा हट के इसलिए भी बता रहा हूँ सो दैट तुम लोग चीजों को अच्छे से समझो। अब मैं आपको जितनी बातें बताऊंगा यू विल लव इट, और ये सिर्फ आपको यहाँ पे काम नहीं करेगी, ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत ज्यादा जगह पे काम करेगी। ध्यान से देखिएगा। आई एम रीडिंग अ बुक। देखिए सर एक बात याद रखिएगा, थोड़ी देर पहले बताई थी इनडेफिनेट आर्टिकल के बारे में। इनडेफिनेट आर्टिकल में दो चीजें होती हैं, ए और एन होता है। अभी हम क्या सीख रहे हैं, ए तीनों जगह लगाया, मतलब मैं अभी कॉन्सेप्ट ए की सीख रहा हूँ। ओके, यहाँ पे एक बात मैंने आपको पहले बताई कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए हम यूज करते हैं। ओके, तो मुझे एक बात समझ आ रही है, आई एम रीडिंग अ बुक सिंगुलर है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। फुट ये भी आपका सिंगुलर है, काउंटेबल नाउन। शी गेव हर अ नोट, फिर ये देखिए ये भी आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन। उस हिसाब से देखा जाए तो, अगर देखा जाए तो ध्यान से देखो, ए और ए पूरी तरीके से सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये बात सिर्फ इतनी नहीं है, ये तो बच्चे करते हैं। अब असली मकसद बताता हूँ। देखो भाई दो चीजें याद रखना, लिख देता हूँ बोर्ड में। When you are introducing something for the first time, जब आप किसी चीज को पहली बार इंट्रोड्यूस कर रहे होते हो तो आप क्या करते हो, आप उसको इंडेफिनेट आर्टिकल में लेके जाते हो। ये बात भी आपको याद रखनी है। और दूसरी सिंगुलर काउंटेबल वाली बात तो हो गई। अब जैसे मैंने बोला आई एम रीडिंग अ बुक, यार देखो मान लो एक कहानी चल रही है, ठीक है, कहानी चल रही है एंड सडनली कोई आता है, पहली बार आता है, या आप उसे इंट्रोड्यूस करते हो, तो सर इसको आप दा में रखोगे या आ में रखोगे, ये कंफ्यूजन होता है। तो याद रखिएगा कोई भी चीज़ अगर पहली बार इंट्रोड्यूस हो रही है तो आप उसको हमेशा इंडेफिनेट आर्टिकल में रखोगे, बट शर्त क्या है कि वो आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो पहली बार। ये मदद कहाँ कहाँ करती है, इस बात को भी बोर्ड में लिखूंगा तो थोड़ा ज़्यादा सही रहेगा। ये आपको मदद करेगी सबसे ज़्यादा पैराजम्बल्स में। इसके अलावा यही चीज़ आपको मदद करती है क्लोज टेस्ट में। एसएससी लेवल पे जाओगे तो इसको पैराजम्बल को PQRS बोला जाता है। बात समझ में आएगी? ये आपको यहाँ पे भी मदद करती है। जब आप पैराजम्बल सॉल्व करते हो, यू नो पैराजम्बल, शायद आप कुछ लोग नहीं जानते होंगे पैराजम्बल। पैराजम्बल को आप सेंटेंस रीअरेंजमेंट भी बोलते हैं। आपने 11th-12th में पढ़ा होगा, 6-7 स्कूल टाइम पे भी आता था सेंटेंस रीअरेंजमेंट। तो जब आप सेंटेंस रीअरेंजमेंट कॉम्पिटिटिव लेवल पे करते हो, स्कूल टाइम पे तो देखो काफ़ी समय होता है और समवेयर वो जो आते थे वो हमारी बुक से होते थे, तो मैं आइडिया लग जाता था कि अच्छा ऐसा कुछ होता है। लेकिन जब बात यहाँ पे आती है तो यहाँ पे कहानी थोड़ी सी बदल जाती है, आपको पेयर बनाने में बहुत मदद करता है। मैं आपको कुछ बातें और बताता हूँ। अगर आप न्यूज़पेपर कभी देखो पढ़ो तो आप देखेंगे कि अगर कोई एकदम नया टॉपिक है, बिल्कुल नया टॉपिक है, तो उसमें आपको हमेशा ए मिलेगा। अगर इंट्रोड्यूस कर रहा है किसी चीज़ को आर्टिकल में, किसी एडिटोरियल में, किसी बुक में भी आपको ए मिलेगा। लेकिन वही चीज़ अगर दोबारा आ रही है तो अब दा मिलेगा। जैसे कोरोना वायरस है तो अब ए वायरस नहीं चलता, अब उसके साथ चलता है द कोरोना वायरस। पढ़िएगा, हर जगह मिलेगा ये भी जरूरी नहीं है, बिकॉज वी यूज आर्टिकल अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट। ये बात मैं पहले भी बोल चुका, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, और ये पूरे सेशन कंप्लीट होने के बाद आपको पूरी तरीके से बात समझ में आ जाएगी। ये बात मैं बार बार क्यों बोलता हूँ। याद रखिएगा कि किसी चीज़ को पहली बार इंट्रोड्यूस कर रहे हो अगर, तो आप इंडेफिनेट आर्टिकल को लेके जाते हैं, पहली बात। दूसरी वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होनी चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल तो आपके सामने, इससे ये तो कोई बड़ी चीज़ है नहीं। जैसे आई एम रीडिंग अ बुक, 12 inches मेक अ फुट, शी गेव हर अ नोट, ठीक है। लेकिन मदद कहाँ कहाँ और भी करता है, ये पैराजम्बल में, क्लोज टेस्ट में, PQRS में। पैराजम्बल में
वो समझ में आता है क्लोज टेस्ट में कैसे मदद करते हैं यार। आपके सामने 4 ऑप्शन होते हैं, आप साउंड नहीं पकड़ पाए या आप इन्फॉर्मेशन नहीं पकड़ पाए तो चांसेस है कि जहाँ ए लगना था आपने कुछ और लगा दिया। ये बातें भी कई बार हो जाती हैं। आपके सामने ए और दा रख देगा और आप इन्फॉर्मेशन नहीं समझ पाए तो दा हो जाएगा। क्योंकि पहला हमारे यहाँ जो क्लोज टेस्ट सिखाया जाता है वो क्लोज टेस्ट इस तरीके से सिखाया जाता है कि थे 4 ऑप्शन है, इस पे देखो मीनिंग क्या था कर दो। ऐसा नहीं होता है, ग्रामर का यूज होता है। एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है, आपको तरीके से वहाँ पे काम करना होता है। इट विल नेवर हैपन कि तुम्हारा जो मन है तुम वो कर दो। इज दैट अंडरस्टूड? अच्छा, यहीं से एक बात और समझाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश कर लो। आई एम रीडिंग अ बुक, आई एम रीडिंग अ बुक, तो आपको पता चला कि ये चीज़ मैंने पहली बार इंट्रोड्यूस करी तो हमने यहाँ पे एक को यूज किया। लेकिन एक बात याद रखना, अगर मान लो मैं इस बुक को आगे रखना चाहता हूँ, मान लो मैं बोलता हूँ, ध्यान से समझना, एक बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। द बुक इज अबाउट कैट्स। तो अब ध्यान दीजिए इस बात को कि ये जो आपका आ बुक है, क्या है, ये जो आपका आ बुक है ये अब आपका बदल चुका है डेफिनेट आर्टिकल लेने की, मतलब कह सकते हो आ बुक अब दा बुक हो चुका है, इसमें बदल चुका है। क्यों? क्योंकि एक बार बुक आ चुकी, भाई बुक आ गई, आपके लिए नोन हो गई, नोन हो गई तब आप इसको डेफिनेट बोल सकते हो। अगर आपको दिखना रहा हो तो यहाँ पे ध्यान रखना, ये डेफिनेट आर्टिकल लिखे जाएगा क्योंकि अब भैया निश्चित हो गई, चीजें सर्टेन हो गई हैं, इसलिए हम उसके साथ दा लगाएंगे। ये कॉन्सेप्ट भी याद रखिएगा कि कोई चीज पहली बार आ चुकी हो तो आ, और दोबारा जब आए तिबारा आए या फिर अब जितनी बार भी वो आती है तो हम उसके साथ दा को यूज करेंगे। ये बहुत ज्यादा जरूरी बात है। ये छोटी छोटी सी बातें आपको मतलब मार्क्स ऐसे स्नैच करते छीन ले जाएंगे, आपको पता तक नहीं चलेगा। ठीक है, टेक योर टाइम, लिखिए, फिर मैं आगे की कॉन्सेप्ट समझाता हूँ आपको। चलिए आगे आते हैं। देखिए, इंडेफिनिट आर्टिकल को मैं एक ही बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको ए को या आप चाहो तो एन भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। ईच, एवरी और पर के सेंस में भी हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। मतलब प्रत्येक, एवरी मतलब आपको पता है सभी, और पर मतलब वो भी मतलब पर, प्रत्येक, प्रति से आप बोलते हो, उसके सेंस में हम इसको यूज करते हैं। कोई सेंटेंस हम लोगों के लिए बिल्कुल The doctor said take the pills twice a day. The doctor said take the pills twice a day. देखिए सर, मैंने यहाँ पे बोला a day, कुछ दिख रहा होगा आपको यहाँ पे। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे यहाँ पे आप पिल हो सकता था क्या? भैया अगर एक देता तो शायद हो सकता था, पिल्स लिखा है
प्लूरल है, और प्लूरल है सिंगुलर काउंटेबल नाउन नहीं हुआ, और जब ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन नहीं हुआ तो यहाँ पे ए और एन का तो सवाल ही नहीं उठता ना। सोचने वाली बात है, सवाल ही नहीं उठता, गलत हो जाएगा ये बात यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो द डॉक्टर सेड टेक द पिल्स ट्वाइस अ डे। आई गेस ये वाली कॉन्सेप्ट तुमको समझ में आ गई होगी। यहाँ तक कोई डाउट? चलिए एक और देखते हैं, एक बहुत बढ़िया सेंटेंस है उसको भी देख लेते हैं। A son should be obedient। अब इस बात को भी थोड़ा सा समझने की जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एक का मतलब क्या है, मतलब एक ही पुत्र को होना चाहिए क्या, बाकियों को नहीं होना चाहिए? नहीं सर, यहाँ पे ईच का सेंस है, मतलब भैया जो भी पुत्र है उसको ओबीडियंट होना चाहिए, घर वालों का ख्याल रखना चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, मतलब अच्छी अच्छी बातें। यहाँ पे अ सन शुड बी ओबीडियंट, तो यहाँ पे आ का मतलब किसी एक से नहीं है, सिर्फ मुझसे नहीं है, मेरे भाइयों से भी है, मेरे समाज से भी है, मेरी सोसाइटी से भी है, मतलब जितने लोगों के भी पुत्र हैं उन सब के लिए है। ठीक है, अ गर्ल भी हो सकता है, अ ब्राइड भी हो सकता है, अ ग्रूम भी हो सकता है, तो ये एक जगह पे नहीं होता। यही तो पिंच होता है आर्टिकल में, जहाँ पे छोटी छोटी सी बातें आदमी को बिल्कुल घसीट देती है, मार्क्स ले चली जाती हैं। और एक बार इन्हें अच्छे से सुन लो, मेरी एक एडवाइस रहेगी आप सबके लिए, हमेशा के लिए। देखिए आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हो, सच है आप मुझसे इंग्लिश पढ़ रहे हो, किसी से आप पॉलिटी पढ़ रहे होगे, मान लो पूरी पॉलिटी में 50 लेक्चर है, एक लेक्चर लगता है 50 लेक्चर लगेंगे, 50 घंटे होते हैं। सर आप 50 घंटे दे दो, अगले 50 घंटे उसको रिवीजन में दे दो, और अगले 25-30 घंटे एक बार और रिवीजन में दे दो। एक महीने में 720 घंटे होते हैं, आप 450 घंटे पढ़ लीजिए, आपके 3 सब्जेक्ट इतने अच्छे तैयार हो जाएंगे कि आप मतलब एक लेवल हो जाएगा एग्जाम क्रैक करने वाला। एक महीने की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ एक महीने की बात। आप एक बार इस चीज़ को करिए, अगर आप करते हैं तो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा, नहीं करते तो फिर कोई मर्जी है ही नहीं। जल्दबाजी मत करिए, और अगर आपने यही प्रोसेस 3 महीने अपना ली ना, आपका काम हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, जिंदगी भर थोड़ा पढ़ना है, एक दो बार पढ़ो छोड़ो खत्म करो, बात समझ आ गई? तो आप समय दीजिए, कोई जल्दबाजी मत करिए, किसी टॉपिक को सीख रहे आराम से सीखिए, जल्दबाजी मत करिए, कोई भागने की जरूरत है नहीं। खैर आप इसको लेके कुछ और कॉन्सेप्ट है उनको भी सीखते हैं, प्लीज टेक योर टाइम। चलिए नई कॉन्सेप्ट सीखते हैं, इससे रिलेटेड अभी तो बहुत कुछ है, आज तो पहली क्लास लगी है। चलिए इसको समझना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखता हूं मैं। एग्जाम्पल है आपके लिए सचिन तेंदुलकर lives here।
और है, ही इज अ विक्रमादित्य known for his fairness. अब इस बात को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो देखिए सर लिखा है आज सचिन तेंदुलकर, कुछ का तो दिमाग यही खराब हो जाएगा सर। प्रॉपर नाउन के साथ आप कैसे लगा सकते हैं आर्टिकल, बताइए, हमारा समय बर्बाद हो जाएगा। ये थोड़ा होता है, कुछ भी बताओगे। अब मेरी कहानी को समझो ध्यान से, मैं जादू दिखाने वाला हूँ। आप कभी डांस सीखे हैं, सिंगिंग, पेंटिंग, जिम गए हो? बोलते ना अरे भैया देखो वहां सलमान खान आ गया, होता है ना। और हमारे माइकल जैक्सन, हमारे अभी एक माइकल जैक्सन रहता है, बोलते हो कि नहीं? ये सब बोलते हो सर, आप सुनते हो, बोलते हो। बस इसी चीज को मैंने यहाँ पे इंग्लिश में लिख दिया है, इसी चीज को। यहाँ पे आज सचिन तेंदुलकर का मतलब यहाँ पे रियल वाले सचिन तेंदुलकर से नहीं है, एक ऐसे पर्सन से है, आपकी सोसाइटी है, एक ऐसे पर्सन से है जो सचिन तेंदुलकर जैसी क्वालिटीज रखता है, या जो सचिन तेंदुलकर जैसा खेलता है। और हमारे धोनी ऐसे बोला तो इसका मतलब क्या है, वो धोनी है? नहीं, उसके अंदर हो सकती कुछ ऐसी क्वालिटीज हैं जो धोनी के पास हैं, इसलिए हमने इसको यूज किया। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है ये, आपको पता नहीं चलता। और इसी तरह दा लग जाता है कुछ चीजों के साथ, वो भी मैं आपको अभी आगे सिखाऊंगा कि दा कब लगता है। इंग्लिश सीखने का मजा यही तो है। होता क्या है ना, स्कूल रटा देते हैं, आओ ये लिख लो, ये यहाँ होता है, यहाँ होता है, यहाँ होता है, यहाँ होता है। बच्चे को जिंदगी भर नहीं पता होता यहाँ होता तो है, क्यों होता है। व्हेन यू नो द रीजन you are always confident, when you don't know the reason you are just mugging up, and what happens after taking exam you failed। और फिर कहते हो लो सर इंग्लिश नहीं आती, टफ नहीं है, एटीट्यूड गड़बड़ है, सिर्फ आपका नहीं, जिन्होंने सिखाया उनका भी। तो सचिन तेंदुलकर लिव्स हियर, चलिए यही चीज यहाँ पे अप्लाई करता हूँ। ही इज अ विक्रमादित्य नोन फॉर इज। अब यहाँ पे भैया होंगे कोई विक्रमादित्य, मुझे नहीं पता। देखो जरूरी नहीं किसी फेमस पर्सन के साथ लगे, मान लीजिए आपके दोस्त हैं, आपके रिश्तेदार हैं, उनके लिए भी आप यूज कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है। ही इज अ विक्रमादित्य नोन फॉर हिज फेयरनेस। अब यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे कोई विक्रमादित्य उनसे कर दिया, आप शेक्सपियर से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप शंकराचार्य से कर सकते हो। मर्जी आपकी है, किसी और की मर्जी नहीं है। बात तो समझ में आ गई। एक काम करिए, जल्दी से इसे लिखिए, मैं आगे की बात करता हूँ। चलिए और भी कुछ कॉन्सेप्ट सीखते हैं।
अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल, यहाँ पे मैंने बोला इट रिप्रेजेंट द वीकेंड फॉर्म ऑफ प्रपोजिशन इन। देखिए आपको इनका मतलब पता है कि इनका मतलब होता है मे, ठीक है। इसी तरीके से आ का भी यूज किया जाता है मे के कॉन्टेक्स्ट में, ये वीकेंड फॉर्म है, ठीक है। हर जगह अप्लाई हो जाएगी जरूरी नहीं है, बट ऐसे इसको यूज किया जाता है। जैसे मान लो कोई बोलता है शिवानी अर्न 50,000 रुपीज आ ईयर, तो इसका मतलब ये है कि भैया वो एक साल में 50,000 रुपए कमाती है। बात समझ आ गई। यू शुड ब्रश योर टीथ 2 times a day, तो इसका मतलब तुम्हें अपने दांत दिन में 2 बार साफ करने चाहिए, एक दिन में 2 बार, ठीक है, या प्रतिदिन 2 बार साफ करने चाहिए, आप इसको ऐसे कह सकते हो। बस यही बात थी कि यहाँ पे ये जो ए है इसको इनके बराबर कर दिया जाता है, ये वीकेंड फॉर्म में यूज किया जाता है, आप इन भी यूज कर सकते हैं, इसका यूज बेहिसाब देखने को मिलता है। तो ये सर आज के बारे में हो गया, ठीक है। आज हमने आर्टिकल को देखा, इंडेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल की कुछ कॉन्सेप्ट को समझी, ए एन को समझा। अभी हम ए पे बात कर रहे हैं, नेक्स्ट सेशन में हम लोग एन की बात करेंगे, फिर डेफिनेट आर्टिकल की बात करेंगे, और इसके अलावा हम लोग ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स को भी डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। किसी भी तरीके का डाउट हो आप मुझसे जुड़ सकते हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। सी यू इन नेक्स्ट क्लास, हैव अ नेक्स्ट डे।